Class 10 now we move on to the rise of nationalism lecture 5 की तरफ अब आ चुके हैं। लेक्चर 4 तक आपने इसको देखा था, जो आपने रिवाइज कर लिया होगा वेरी वेल अच्छी तरह से। तो लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था कि यहाँ पर नेपोलियन का जो रूल रहा वो फ्रांस से निकलकर आसपास के देशों में फैला, और इसने जहाँ जहाँ अपना रूल किया वहाँ वहाँ ये अपने साथ लिबरल आइडियाज लेकर गया, मॉडर्न आइडिया लेकर गया। जो अब तक दुनिया थी राजा महाराजा के नीचे रूल कर रही थी, जहाँ पर रूल कर रहे थे वो, और उनका अपना एक पुराने तरीके का सिस्टम था। उस सिस्टम में नेपोलियन ने चेंज ले आया था। वो चेंजेस ऐसे थे जिसने यूरोप की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया था। लेकिन नेपोलियन का जो रूल रहा ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, और उसी के साथ ही उसके जो मॉडर्न तरीके थे वो भी देशों ने हटाने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर आपने देखा था कि लिबरलिज्म की जो आइडियाज थे वो आ चुके थे। लोगों को आज़ाद होना था अपने राजाओं से, अपने जो पॉलिटिकल फाउंडेशन थी उससे। अब वो डिमांड कर रहे थे राइट्स का। अब वो डिमांड कर रहे थे एक नई जिंदगी की, जो जिंदगी किसी भी मनमर्जी की गुलाम न हो, वहां पर जहां पर उनके पास हक हो अपनी जगह पर, अपने देश पर, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हो। और इसी को लेकर लोगों ने फिर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और ये प्रोटेस्ट जो था ये एक देश से दूसरे देश तक फैलता चला गया। ये जो लिबरलिज्म की स्पिरिट थी ये हर देश में फैली, क्योंकि आपको पता था मिडिल क्लास एक नया क्लास उभर कर आ रहा था, जो पढ़ा लिखा था, जिसके पास पैसे थे। अब वो अपने लिए आज़ादी चाहते थे। तो इसी के साथ शुरुआत होती है कंजर्वेटिज्म। तो लिबरलिज्म आपने देखा, लिबरलिज्म क्या था? आज़ाद ख्यालों का। एक दूसरा वर्ड यहाँ पर आ रहा है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुराने ख्यालों का। तो पुराने ख्यालों का क्या होता है? जो अपनी परंपराओं से, जो अपने पुराने कल्चर से प्यार करे और नई चेंजेस को रिक्वायर ना हो, नई चेंजेस की जिसको डिमांड ना हो, जो नए चेंजेस को पसंद ना करता हो, जो अपने पुराने सिस्टम में रहना चाहता हो। तो यहाँ पर नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815 बाय द कंबाइंड पावर ऑफ ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। और जो नेपोलियन का विजय अभियान था वो रुक गया 1815 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसके दुश्मन देश थे वो सारे मिलकर इकट्ठे हुए और इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। आपने देखा है कि कहाँ पर नेपोलियन को हरा गया था? बेल्जियम, जो वोटरलू था वहां पर। तो यहाँ पर नेपोलियन को हरा दिया गया कंबाइन करके, और इसी के साथ नेपोलियन के जो सुधार थे, नेपोलियन का जो सिस्टम था, उसका दी एंड हो चुका। After the defeat of Napoleon, European government wanted to follow conservatism. अब जो कंजर्वेटिज्म था वो यहाँ पर आने वाला था। मतलब क्या कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, सरकारें थी यूरोप की, वो अपने पुराने सिस्टम पर वापस आना चाहती थी। They believe in preserving the monarchy, the church, social hierarchy, property and family. और कंजर्वेटिज्म क्या था? अपनी मोनार्की को दोबारा रिस्टोर करें, चर्चेस को दोबारा लेकर आए, सोशल हायरार्की, समाज में जो नोबिलिटी थी, जो क्लर्की थी, इस रैंक को दोबारा स्टार्ट करें, प्रॉपर्टी और फैमिली, इससे रिलेटेड जो सुधार नेपोलियन ने किए थे वो हटाकर यहाँ पर दोबारा इम्प्रूवमेंट लाया जाए। But most of them also wanted to retain the modernization which Napoleon carried out in the sphere of administration. लेकिन नेपोलियन ने यहाँ पर जो सुधार किए थे उनकी अपनी एक इम्प्रूवमेंट थी, अपनी एक इम्पोर्टेंट थी, जिस इम्पोर्टेंट को ये जो लोग थे इसको रखना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हम पुराना सिस्टम को लेकर आएंगे, लेकिन नेपोलियन ने जो किया है वो भी काफी अच्छा है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे काफी सहूलियत मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन में, रूलिंग करने में। So that is why it was believed that a modern army, efficient bureaucracy, dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom would strengthen the monarchies of Europe.
और ये जो मॉडर्नाइजेशन है इससे ओवरऑल फायदा मिलेगा किसको? मोनार्की को, जो राजा आपको करेगा। तो राजाओं ने ये सोचा कि भाई ये हमारे लिए भी अच्छा होगा अगर हम अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाएं, ब्यूरोक्रेसी जो हमारी नौकरशाही है उसको हम इम्प्रूव करें, हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करें, हम फ्यूडलिज्म जो है जमींदारी सिस्टम जो था उसको हटा दें, सर्वडम इसी का पार्ट था जमींदारी सिस्टम का ही। तो अगर हम ये सब हटाएंगे और इनमें मॉडर्निज्म लेकर आएंगे आर्मी में, इकोनॉमी में, ब्यूरोक्रेसी में, तो हमारी जनता शायद हमसे परेशान हो, क्योंकि अब तक ये चीजें नहीं थी। और इसी वजह से लोग मोनार्की को उखाड़ के फेंक रहे थे, क्योंकि मोनार्की जो थी वो चेंजेस नहीं लाना चाहते थे, वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे और इसी से दुनिया परेशान थी, इसी से जनता परेशान थी। उन्होंने कहा कि अगर जनता को ये मॉडर्नाइजेशन की एफिकेसी मिल जाएगी, हम इसमें थोड़ा लिबरल हो जाएंगे, तो ओवरऑल हमारे लिए ही फायदा रहेगा कि हमें इस तरह से कोई हमारी गद्दी से नहीं उतारेगा। तो इसको लेकर आती है ट्रीटी ऑफ वियना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वियना। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू यहाँ पर वो चेंजेस लाए गए थे जो यूरोप में एक नई क्रांति को जन्म देने वाले थे। अब एक और क्रांति शुरू होने वाली थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जो लोगों को पसंद नहीं थे। तो नेपोलियन कोड के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रीटी ऑफ वियना। ये दोनों टॉपिक बोर्ड में आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी बार इन्हीं में से क्वेश्चन पुट होता है इस चैप्टर में से। तो यहाँ पर क्या है? फॉलोइंग द डिफीट भाई ये डिफेक्ट नहीं है, फॉलोइंग द डिफीट of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. नेपोलियन की हार की शुरुआत ही यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करने लगी थी। The representative of European power, Britain, Russia, Persia, Austria met at Vienna in 1815 to draw up the settlement of Europe. और इसी कंजर्वेटिज्म को फॉलो करने के लिए ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया मिलते हैं वियना में। वियना जो ऑस्ट्रिया का शहर है। ये है ऑस्ट्रिया आपका। तो ये है ऑस्ट्रिया, यहाँ पर ट्रीटी साइन की जाती है और The Austrian Chancellor Duke Metternich was the host of the Congress। और जो ड्यूक मैटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था, चांसलर वैसे होता है जैसे इंडिया में पीएम है प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो ड्यूक मैटरनिक था वो इसका होस्ट बना इस कांग्रेस का, इस मीटिंग का। The Treaty of Vienna of 1815 was drawn up at this meeting, और इसमें ही ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई इस मीटिंग में। Its objective was to undo most of the changes which had come in Europe during Napoleonic War। और इसका टारगेट था वो सारे चेंजेस जो थे जो नेपोलियन लेकर आया था उनको अनडू करना, वो हटा देना, most of the changes। Some of the steps taken according to the Treaty of Vienna are full। और इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है ये, 5 मार्क्स क्वेश्चन कवर करता है क्वेश्चन। The Bourbon dynasty which had been deposed during the French Revolution was restored to power। तो यहाँ पर आज ये लुई 16 की तरफ वापस, जिसको जनता ने हटा दिया था, मार दिया था जिलोटिन करके, तो उसकी जो डायनेस्टी थी आपको पता है बर्बन डायनेस्टी थी, उस बर्बन डायनेस्टी को यहाँ पर दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। यानी फ्रांस में दोबारा किसका रूल आ गया? लुई 16 के परिवार का। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। और फ्रांस का आपको पता है नेपोलियन जो था फ्रांस से निकलकर उसने आसपास के देशों को जीता था, तो ये देश चाहते थे कि ऐसा दोबारा ना हो। उन्होंने क्या किया? फ्रांस की बाउंड्रीज पर स्टेट बना दिए छोटे छोटे। वो स्टेट ये देखते थे कि भाई कहीं फ्रांस की आर्मी में दूसरा कोई नेपोलियन पैदा ना हो जाए। The Kingdom of Netherlands was set up in the north,
Similarly, Genoa was added to Piedmont in the south. तो यहाँ पर किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप किया गया नॉर्थ में और जिनोवा यहाँ पर पिडमोंट साउथ में किया गया. Persia got some important territories in its western frontier and Austria got control of northern Italy. पर्शिया जो है उसको टेरिटरीज मिल गई इसके वेस्ट साइड पे, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कुछ हिस्सा मिला. German Confederation of 39 states which had been set up by Napoleon was left untouched. और जर्मन कन्फेडरेशन यानी जर्मनी में जो 39 स्टेट का एक पूरा कन्फेडरेशन यानी एक गुट बनाया था, एक ग्रुप बनाया था नेपोलियन ने, उसको नहीं छेड़ा गया. तो ये 39 स्टेट्स थे जिनको यहाँ पर कॉन्फेडरेशन का नाम दिया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन का नाम, जो नेपोलियन ने यहाँ पर बनाए थे. आपको याद होगा टैक्सेस वगैरह कम कर दिए गए थे, करेंसीज हटा दी गई थी, तो वो यहीं पर हुआ था. In the east, Russia was given part of Poland, while Persia was given a portion of Saxony. तो रशिया जो है उसको ईस्ट में पोलैंड का पार्ट मिला और पर्शिया को सैक्सनी देश है उसका पोर्शन मिला, एक हिस्सा मिला. The conservative regimes which were set up in 1850 were autocratic. लेकिन दिक्कत यहीं पर आती है कि यहाँ पर क्रांति क्यों होगी? Because the regimes which were set up by 1850 Vienna Congress was autocratic. Autocratic means मनमर्जी के मालिक, अपने खिलाफ कोई भी आवाज ना सुनने वाले. Most of them imposed censorship laws to control their newspaper, book, plays and schools. और इन्होंने रूलिंग में आते ही सेंसरशिप लगा दी यहाँ पर, जिसके तहत क्या होता है, बोलने की आजादी पर पाबंदी. आप कुछ भी जो चाहे नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, नहीं कह सकते. तो ये सेंसरशिप यहाँ पे लगा दी गई क्योंकि राजा जो थे या जो कंजर्वेटिव होते हैं वो क्या चाहते हैं, पुराने सिस्टम को चलता रहे, चाहे चर्च का रूल हो, चाहे कोई धोती पाखंडी टैक्स ले रहा हो, ये चलता रहे, जनता जागे ना, जनता नई दुनिया में कदम ना रखे. इसके लिए उन्होंने इसको रिस्टोर किया और यहाँ पर सेंसरशिप लगा दी गई. रेवोल्यूशनरीज, तो अब आते हैं रेवोल्यूशनरीज, वो क्रांतिकारी जो इन सब चीजों के खिलाफ थे, जो नहीं चाहते थे किसी भी तरह की सेंसरशिप को फॉलो करना, किसी भी तरह के पुराने चर्च के नीचे रहना, पुराने चर्च को टैक्स पे करना, किसी नोबिलिटी को मानना, कोई सर्फडम के थ्रू रहना या किसी फ्यूडलिज्म के थ्रू रहना. तो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. और जैसे ही कंजर्वेटिज्म यानी पुराना सिस्टम वापस आया तो बहुत सारे जो लिबरल यानी पहले जो आपने देखा था लिबरलिज्म, तो वो जो नेशनलिस्ट थे, जो आजाद ख्यालों के नेशनलिस्ट थे, वो दबने के डर से या फिर उनको ये डर था कि कहीं उनको पकड़ के दबा ना दिया जाए, वो छिप गए, साइड हो गए. Revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form and fight for liberty and freedom. और रेवोल्यूशनरी कौन थे? वो लोग जो आजादी और राजाओं के खिलाफ लड़ना चाहते थे, जिनको आजादी चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए राजाओं से. Joseph Mazzini, born in Genoa 1807, he became member of secret society of Carbonell. यहाँ पर जोसेफ मैज़नी आता है जो जिनोवा में पैदा हुआ था, उसने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो बनाई थी यहाँ पर. उससे पहले वो एक कार्बनरी यानी जो रेवोल्यूशनरियों का ग्रुप था उसकी वो सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया. He was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. तो उसको देश निकाला दिया गया. एक्साइल माने देश निकाला 1831 में, क्योंकि उसने एक रेवोल्यूशन करने की कोशिश की थी लिगुरिया में, तो उसकी वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया. Mazzini believed that God had intended nation to be the natural units of mankind. Mazzini जो था उसका मानना था कि ये जो भगवान ने बनाया है देश दुनिया को, ये कैसा बनाया है, पूरी तरह से आजाद, नेचुरल. नेचुरल आप देखते हो, आप सभी एक जैसा पैदा होते हो, एक जैसा आपको प्रकृति ने सब ऑक्सीजन दी है, प्रकृति एक जैसा सबके लिए दिन रात, प्रकृति सबके लिए एक जैसा ठंडी गर्मी बरसात करती है. वो कह रहा था कि देशों को भी नेचुरल राइट्स देने चाहिए, ना कि किसी भी मोनार्की या किसी ऐसी डिक्टेटरशिप को रूल करने का हक होना चाहिए जो अपनी मन मर्जी चलाते हैं. इस दुनिया में सभी आजाद पैदा हुए हैं, सभी एक समान है, तो ये हर देश में
पॉलिटिकल राइट्स भी होना चाहिए। सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। और ये सीक्रेट सोसाइटीज जो थी ये अब बनने लगी थी इन देशों में जहां जहां मोनार्कीज को सेटअप किया गया था। तो वो चाहे जर्मनी रहा हो, फ्रांस रहा हो, स्विट्जरलैंड रहा हो, पोलैंड रहा हो, यहाँ पर ये सोसाइटीज बनने लगी। और इसको देखते हुए मैटरनिक ने उसको कहा द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मैटरनिक ने कहा था कि आप रेवोल्यूशनलाइज को बंद कीजिए, इनको हटाइए, अपने कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन को वापस लेके आइए। तो उसने कहा कि ये जो है मैथनी, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। द लिबरल नेशनलिस्ट कंटिन्यू टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। और इस तरह से रेवोल्यूशन के जो विचार थे वो ये लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट फैलाते रहे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस जुलाई 1830। और इसका पहला नतीजा देखने को कब मिला? फ्रांस में 1830 में दोबारा एक रेवोल्यूशन हुई यहाँ पर। जो बर्बन किंग था लुई फिलिप, उसको यहाँ पे हटा दिया गया। A constitutional monarchy was installed with the Louis Philippe at its head। और दोबारा फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई जैसा लुई 16 के टाइम पे हुआ था, और लुई फिलिप को इसका हेड बनाया गया। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which resulted in Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। और इसी जुलाई रेवोल्यूशन ने फिर ब्रुसेल्स में भी चिंगारी भड़का दी एक क्रांति की। और उसी क्रांति के कारण, उसी रेवोल्यूशन के कारण जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। इस तरह से यहाँ पे क्रांतियों की एक शुरुआत होगी और यहाँ पर हर एक देश आप देखेंगे आजाद होगा। तो ये है जोसेफ मैज़िनी जिसने की थी सीक्रेट सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट। तो ये रेवोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होगी और ये रेवोल्यूशन फैलेगी फिर जर्मनी, फ्रांस में हो चुकी है, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ग्रीस तक पहुंच जाएगी ये। तो इस तरह से पूरी दुनिया में आज़ादी का जो एक ख्याल है वो धीरे धीरे फैलना शुरू होगा। तो ये रहा आपका एंड ऑफ लेक्चर 5। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।